हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिनल पटेल। और आज आपके लिए मैं एक तीखा सा क्वेश्चन आंसर राउंड लेके आई हूँ, जो है जीएफई के ओनर मिस्टर वैभव शर्मा के साथ। तो प्लीज स्टे ट्यून। सर, इतनी सारी ट्रेनिंग होती है, तो ये एक्सपोर्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया का। और ट्रेनिंग्स का जो रोल होता है वो एक लिमिटेड रोल होता है। ट्रेनिंग एक छोटा-सा पार्ट है इस पूरे बड़े गेम का। आपने किसी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने का ट्रेनिंग दे दिया, उसके बाद में उसको बहुत कुछ आगे करवाना पड़ता है। उसका बिज़नेस का डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेलिटीज़ आपको करवानी होती हैं। उसको शिपमेंट कैसे करना वो हैंड ओवर करके सिखाना होता है। फिर उसको एक पूरा नेटवर्क देना होता है कि कहाँ से उसको शिपिंग लॉजिस्टिक का सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से उसको मटेरियल मिलेगा, फिर कौन से बायर्स हैं जहाँ वो भेज सकता है। तो ये सारा आप जब तक पूरा नहीं करोगे, एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेनिंग का नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी ट्रेनिंग होने के बाद में भी अगर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिखता एक्सपोर्ट पे, तो उसका एक रीज़न यही है कि ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं, जो उनको हेल्प करती है एक्सपोर्ट करने में। जैसे कि सर, मैं सोशल साइट्स बहुत फॉलो करती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ कि बहुत सारे लोग पोर्ट विजिट वगैरह बहुत करवाते हैं। तो क्या आप लोग भी पोर्ट विजिट वगैरह करवाते हो सर? पोर्ट विजिट पहले हम काफ़ी कराते थे, अभी भी हम कभी-कभार कराते हैं, लेकिन मेनली हमारा फ़ोकस होता है ग्राउंड लेवल पे एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, मटेरियल कैसे पैक हो रहा है, कैसे कंटेनर में स्टफिंग हो रहा है, कैसे उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो रहा है, वो सब आपको बताना। वो क्लाइंट्स को, वो मेंबर्स को सिखाना, एक्सपोर्टर्स को सिखाना, स्टार्टअप्स को सिखाना, वहाँ पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो पोर्ट पे ले जाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर आपने कार का ड्राइविंग सीखना है, तो आपको ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ेगा, ना कि आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे काम होता है, आरटीओ वाले कैसे लाइसेंस निकालते हैं। वो तो एक छोटा-सा पार्ट है। मेन है आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, उसके लिए ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके ग्राउंड लेवल पे सीखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में भी वैसा ही है। आप जब तक एक्सपोर्ट मार्केट नहीं जाओगे, कैसे वहाँ पे लोडिंग होता है, स्टफिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, कंटेनर कैसे लोड होता है, अनलोड होता है, वो सब जब तक आप नहीं देखोगे, आपको प्रैक्टिकल आइडिया नहीं आएगा। तो वो हम हर 15 दिन में कम से कम एक बार एक्सपोर्ट मार्केट विजिट हम करवाते हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, पोर्ट पे जाने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो यस। उनके लिए आप क्या हेल्प करोगे? आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? प्रोडक्ट बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास प्रोडक्ट नहीं होता और वो पूछ रहे होते हैं कि सर आप क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे होते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे होते हैं। तो उनमें से कोई भी प्रोडक्ट हमको दे सकते हैं। इसके अलावा उनको बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। जैसे मुझे फ़ोन आया दिल्ली से, एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने कभी हमसे ट्रेनिंग लिया था। अभी उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। अब मैंने उनको सजेशन दिया कि भई अभी दिल्ली में आहार लग रहा है, आहार का एक जो फूड का बहुत बड़ा एक्सपो लगता है इंडिया का सबसे बड़ा, वो प्रगति मैदान में लगने वाला है। वहाँ पे हमारा भी स्टॉल है जीएफई का, आप जाके विज़िट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप जाएँगे, वहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारी एक्सेसरीज़, इतने सारे आइडियाज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे, कभी आपको प्रोडक्ट की कमी नहीं हो सकती है। तो प्रोडक्ट की कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी बहुत कमी है। तो उस नॉलेज को बढ़ाइए, तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, राइट? तो इसमें डोमेस्टिक का बिजनेस का क्या अपॉर्चुनिटी है सर? अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया में भी हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया के बाहर भी हैं। इंडिया आज 140-150 करोड़ का कंट्री हो गया है। तो इंडिया 50 कंट्री के बराबर इंडिया का पॉपुलेशन है, 50 कंट्री के बराबर इंडिया का मार्केट है। तो इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो डोमेस्टिक बहुत सारा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। आज हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं जो एक्सपोर्ट के लिए जुड़े थे, लेकिन उनको डोमेस्टिक में काफ़ी बड़ा बिज़नेस मिल गया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, एक हमारे एक्सपोर्टर हैं जो नासिक से हैं, जिनका ओनियन का काम था, ओनियन की आड़त थी। वो हमारे पास आए एक्सपोर्ट सीखने के लिए। एक्सपोर्ट सीख के एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो एक्सपोर्ट तो जितना करना था वो किया, दैट इज़ ओके, लेकिन डोमेस्टिक में उनका जो बिज़नेस था वो 10 टाइम्स बढ़ गया। क्योंकि जब क्लाइंट्स को पता चला कि वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट की क्वालिटी का मटेरियल देते हैं, एक्सपोर्ट की पैकिंग करते हैं ओनियन की, तो जो एक्सपोर्टर थे, वो उनसे मटेरियल लेने लग गए कि भई ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना भी, तो ये हमारा भी मटेरियल वही एक्सपोर्ट क्वालिटी का दे सकते हैं। तो उनका जो पहले अगर 10 कंटेनर का काम था महीने का, वो 10 की जगह पे 40 कंटेनर का और डोमेस्टिक काम ऐसे ही बढ़ गया उनका। क्योंकि उनको
उन क्लाइंट को देना पड़ा जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो डोमेस्टिक भी बहुत सारा काम इनडायरेक्टली आपका एक्सपेंड होता है जब आप एक्सपोर्ट में जाते हो। सर अभी कौन-सा मेन प्रोडक्ट्स है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहता है? मेन इंडिया प्रोडक्ट कौन से हैं? तो मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इंडिया का जो लेबर कॉस्ट है, वो वन ऑफ द लोएस्ट है इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है इंडिया की जो सब जगह पे एक्सपोर्ट होती है। स्पेशली वो इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर कॉस्ट का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है, तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर में 80% लेबर का यूज़ होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे इंडिया के वो बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। उसमें फ्रूट है, वेजिटेबल है, राइस है और फ्लोर है, पल्सेस हैं बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट हैं, फूड स्टफ, वो सारा एक्सपोर्ट होता है। ज्वेलरी सारा हैंडमेड आइटम है, बहुत सारी चीज़ें ज्वेलरी में जो हैंडमेड बनती हैं, लेबर कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है, तो ज्वेलरी काफ़ी सारी एक्सपोर्ट होती है। तो ज्वेलरी में भी इंडिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसके अलावा कपड़ा, कपड़े में भी सारा हाथ का कारीगरी होता है, हाथ से आज भी बहुत सारा काम हाथ से होता है इंडिया में। तो हैंडमेड जितना भी कपड़ा है वो सारा एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारी इंडस्ट्री जिनमें लेबर कॉस्ट का ज़्यादा उपयोग होता है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव है रेट वाइज़ ड्यू टू लेबर कॉस्ट। सर ई-कॉमर्स के लेके आपका कैसा व्यू है? आप क्या सजेस्ट करोगे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के लिए? ई-कॉमर्स का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है आने वाला जो वर्ल्ड है वो ई-कॉमर्स की तरफ जा रहा है। अभी ई-कॉमर्स जितना है, आने वाले 5 सालों में ई-कॉमर्स करीब 10 गुना हो जाएगा और हर साल करीब 30-40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ई-कॉमर्स में आ रहा है। ई-कॉमर्स एक मोड है जिससे आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस कर सकते हो। तो जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसका करीब 30% एक्सपोर्ट आज ई-कॉमर्स के थ्रू होना स्टार्ट हो गया है। आने वाले टाइम में ये 70% होने वाला है। तो ई-कॉमर्स पे अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है आज, तो वो आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको बिजनेस करना है इंटरनेशनल लेवल पे। चाहे आप छोटे एक्सपोर्टर हो, चाहे आप बड़े एक्सपोर्टर हो, ई-कॉमर्स पे तो आपको आना पड़ेगा। इवन सैंपल जितना होता है ई-कॉमर्स के थ्रू होता है। जितने छोटे पैकेट होते हैं, जितना छोटा एक्सपोर्ट होता है, वो सब ई-कॉमर्स के थ्रू आज के टाइम में भी हो रहा है। तो ई-कॉमर्स के बिना एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। आने वाले टाइम में ये डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी।